सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा रचित कहानी अतीत की परछाइयाँ। जाड़े की रात, हाड़ कपकपाती सर्दी, लेकिन इस सर्दी के बावजूद अंगीठी में जलाए गर्म कोयले और उपलों की गर्मी में भागीरथी गहरी नींद सो रही थी। साथ ही उसके नथुनों के फड़कने से हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ भी सुप्त वातावरण को गुंजायमान कर रही थी। लेकिन रामरथ की आंखों में नींद न थी। नींद न आने का कारण न तो जाड़ा था और न ही भागीरथी के खर्राटे। इन सब की तो उसे आदत पड़ चुकी थी। उसकी आंखों के आगे तो एक चेहरा बारंबार घूम रहा था। अगर उसका सुरजू आज होता तो वैसा ही दिखता क्या? मन किया भागीरथी को झंझोड़ कर उठा दे। मन के इस त्रास को वह अकेले क्यों झेले? लेकिन फिर बुढ़िया पर तरस आ गया। बहुत कष्ट झेले हैं उसने अपनी जवानी में। अब तो इतने बरस हो गए, उन यादों को अपने जहन से दूर भी कर चुकी होगी वह। लेकिन रामरथ क्या करे? आंखों में नींद नहीं थी और जाड़ा भी और दिनों की अपेक्षा ज्यादा लग रहा था, और भागीरथी के खर्राटों की आवाज़ भी, जबकि वह भी जानता था कि नींद न आने का कारण ये तो कदापि न था। देशी विदेशी छात्रों का एक दल आज कुछ स्थानीय युवकों के साथ ट्रैकिंग पर आया था। रास्ते में वे लोग चाय पीने के लिए रामरथ की दुकान पर रुके। ठंड से कांपते उस दल के लिए रामरथ ने अदरक दालचीनी डालकर स्वादिष्ट चाय तैयार कर डाली थी। एक लड़का आगे आया और रामरथ के हाथ पर 100 रुपये का नोट रख विदेशी भाषा में कुछ बोल गया। लेकिन मैं तो पैसे ले चुका हूँ। रामरथ हैरान था। रख लो, ये कहता है कि आपने चाय बहुत अच्छी बनाई, एक भारतीय युवक ने उसे बताया। रामरथ ने अब ध्यान से उस विदेशी युवक की ओर देखा। युवक मुस्कुरा रहा था। रामरथ ने ध्यान से देखा। उसके हाथ कांपे, नोट हाथ से छूट गया। शरीर थरथरा गया, मानो पहाड़ की सारी बर्फ उसकी नसों में समा गई हो। ये चेहरा इतना पहचाना सा क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। सरजू? हाँ, वही तो है। वही नाक, ठुड्डी पर बड़ा सा तिल। कैसे बोल सकता था वह उसे? बाबा कहाँ खो गए? रखो अपने पैसे, बाहर देश से आया है ये लड़का। खुश हुआ आपकी चाय पीकर। रामरथ जैसे नींद से जागा। कौन से देश से आया है ये लड़का? कहाँ तक जा रहे हो तुम लोग? उसने प्रश्न पूछ डाले। बाबा तुम जानते हो देशों के नाम? उसने उल्टा प्रश्न कर डाला। हाँ बेटा, मुस्कुराया रामरथ। इस जीर्ण शीर्ण झोंपड़ी में चाय बेचने वाले फटीचर से इस वृद्ध को देशों की क्या जानकारी होगी, यही सोच रहा था ये छात्र। बाबा इसका देश नीदरलैंड है, और वह जो सामने पहाड़ी देख रहे हैं आप, वहां तक जाना है हमको। उसने सामने की एक पहाड़ी की ओर इशारा कर दिया। लड़के की शक्ल भी ऐसी और देश का नाम भी वही। रामरथ की आंखों से आंसू निकल आए। क्या हुआ बाबा, आपकी आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही किसी की याद आ गई। लेकिन तुम लोग इतनी ठंड में वहां क्यों जा रहे हो? अब तो बर्फ गिरने ही वाली है। स्वाभाविक चिंता रामरथ के मन में आ गई। अरे बाबा, आप इतनी चिंता मत करो, वापस लौट कर फिर आपके हाथ की चाय पियेंगे। और वे युवक देखते देखते रामरथ की आंखों से ओझल हो गए। रामरथ ने एक बार फिर करवट बदली तो भागीरथी की नींद भी खुल गई। क्यों बेचैन हो रहे हो? नींद नहीं आ रही है क्या? मुनिंदी आंखों से भागीरथी ने रामरथ को घूर कर देखा। रामरथ के बार बार इधर उधर पलटने से उसे ठंड का भी आभास हो रहा था और उसकी नींद टूट रही थी। मैंने आज सरजू को देखा। रामरथ के कंठ से निकली इस आवाज से भागीरथी की रही सही नींद भी जाती रही। उठकर बैठ गई भागीरथी। ध्यान से रामरथ की ओर देखने लगी। बुढ़ा सठिया तो नहीं गया है? रामरथ कहीं शून्य में निहार रहा था। आंखों की कोरों पर 2 बूंद आंसू ढुलक आए थे। सरजू, इस नाम ने भागीरथी को एक समय न जाने कितनी खुशियां दी थी, और कुछ ही वर्षों बाद न जाने कितने गम। विवाह के 10-12 वर्ष बाद तक भी जब भागीरथी को कोई संतान न हुई तो वह संतान होने की आस ही छोड़ बैठे थे। गांव और आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पूजा पाठ करवाया, जिसने जो कहा वही उपाय किया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। इतना पैसा तो उनके पास था नहीं कि शहर जाकर किसी डॉक्टर से इलाज करा पाते।
लेकिन आसपास के गांवों में किसी भी साधु संत के आने की खबर सुनते तो भागीरथी और रामरथ वहां शीश झुकाने पहुंच जाते। अब जब विवाह को 15 बरस से ऊपर हो चुका और वह संतान की आस ही छोड़ बैठे, तब चमत्कार हुआ। भागीरथी गर्भवती हुई। इस उम्र में नवजीव के आगमन की सूचना ने उनमें नई जिंदगी का संचार कर दिया था। रामरथ तो जैसे पागल हो गया था। भागीरथी को सिर आंखों पर रखता था, उसे घर का कोई काम ना करने देता। तुम ठीक से रहो, भारी सामान मत उठाना, कुछ खाने का मन हो तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। असमय प्राप्त होने वाली खुशी ने उस जैसे कूड़ मगज को भी अनुभवी बना दिया था। भागीरथी हंसती। रामरथ की बातें मन को अंदर तक गुदगुदा जाती थी, लेकिन वह घर के काम करे यह उसे अच्छा ना लगता। इस बात पर दोनों की नोकझोंक चलती रहती थी। समय बीता और भागीरथी ने एक बालक शिशु को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर उठा था। घर में कोई बड़ा बूढ़ा तो था नहीं जो उन्हें समझाता कि बच्चा कैसे पाला जाता है, लेकिन भागीरथी का स्वभाव इतना मधुर था कि गांव भर की बड़ी बूढ़ियां आकर उसकी मदद कर जाती थी। दोनों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा सूरज, जो बाद में प्यार में बिगड़ते बिगड़ते सरजू हो गया। समय के साथ साथ सरजू बढ़ता गया। अब वह 3 वर्ष का था। माँ कहीं भी जाती तो उसके पीछे लग जाता। और फिर आया वह दिन जिसने एक बार फिर उनके जीवन को सूना कर दिया। दिन भर का काम निपटाने के बाद भागीरथी धारे पर बर्तन धोने और पानी लेने गई तो सरजू भी पीछे पीछे हो लिया। वैसे भी ये कोई नई बात न थी। सरजू अक्सर माँ से ही चिपका रहता था, लेकिन उस दिन कुछ अनोखा अनपेक्षित हो गया। रोज की तरह माँ के पीछे पीछे घर लौट आने वाला सरजू घर वापस नहीं पहुंचा। ढूंढ खोज शुरू हुई। गांव का एक एक घर, धारा, पंदेरा सब छान मारा, लेकिन सरजू का पता न चला। रामरथ और भागीरथी तो बदहवास से हो गए। गाढ़ गंधेरों में भी सरजू को ढूंढा, क्या पता कहीं गिर ही गया हो, अभी छोटा ही तो था। गांव भर में जब पता न चला तो आसपास के गांवों में पूछा गया। ग्राम प्रधान से शिकायत की गई। ग्राम प्रधान भला आदमी था। रामरथ और भागीरथी की पीड़ा उससे देखी ना गई। मामला शासन स्तर तक पहुंचा। खोजबीन अधिक हुई तो पता चला उसे पड़ोसी गांव के एक लड़के के साथ देखा गया था। लड़के की छवि अच्छी ना थी। पूर्व में भी छोटी मोटी चोरी चकारी में पकड़ा गया था। कुछ दिन जेल में काटने के बाद गांव से शहर भाग गया, फिर वहीं रहा। लेकिन पिछले माह वो फिर गांव में दिखाई दिया था। किसी तरह उसके माता पिता पर जोर डालकर उसका पता ढूंढा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़का बंबई में पकड़ा गया, लेकिन कुछ हजार मात्र में सरजू को वह आगे बेच चुका था। इस कड़ी को आगे पकड़कर फिर पूछताछ की गई, लेकिन रामरथ और भागीरथी की किस्मत ने फिर जवाब दे दिया। यह एक बहुत बड़ा गिरोह था जो बच्चों को चोरी कर उन्हें विदेशी दंपतियों को गोद दे दिया करते थे। इस एवज में उन्हें बहुत मोटी रकम प्राप्त होती थी। सरजू भी अब तक किसी विदेशी दंपत्ति के हाथ बिक चुका था। बस इतना पता चला कि नीदरलैंड के किन्हीं दंपत्ति ने उनके सरजू को खरीद कर गोद ले लिया था। सरजू नहीं हुआ, कोई वस्तु हो गई जिसे खरीद लिया और ले गए अपने साथ। बस इससे आगे भागीरथी और रामरथ की पहुंच नहीं थी। जितना हुआ वह भी उनकी पहुंच के बाहर था। वह तो गांव में ही लोगों ने मदद कर दी, वरना वो तो इतना भी ना कर पाते। इतने प्रयत्न के बाद भी सरजू न मिल पाया। रामरथ और भागीरथी के जीवन में एक बार फिर अंधकार छा गया। पहले तो ये संतुष्टि थी कि औलाद ही नहीं है, लेकिन अब औलाद होते हुए भी वह निपुते रह गए थे। बस एक सपना सा दिखा गया था सरजू ने। तब से दोनों की दुनिया ही बदल गई थी। जीवन न तो कटता था न समाप्त ही होता था। इस संताप ने समय से पहले ही दोनों को बूढ़ा कर दिया था और तब से कई वर्ष बीत गए। रामरथ और भागीरथी ने अब इस जीवन से तालमेल बिठा लिया था। सरजू को भूल पाना तो संभव नहीं था, लेकिन यादों पर धीरे धीरे समय की परतें चढ़ने लगी थी और आज फिर उन्हीं परतों को उधेड़ कर सरजू का सच सामने खड़ा था। तुम सठिया तो नहीं गए? सरजू यहाँ कहाँ से आएगा अब? भागीरथी ने रामरथ को झकझोरते हुए पूछा। नहीं भागी, मैं सठियाया नहीं, ये सरजू ही था। तू सोच 20 बरस का सरजू कैसा लगता अब? बिल्कुल वैसा ही था वह लड़का, और फिर देश का नाम भी तो वही बताया। और रामरथ ने पूरी कहानी भागीरथी को सुना दी। भागीरथी सोच में पड़ गई। क्या सचमुच वह उसका सरजू होगा? अगर होगा तो उन्हें कैसे पहचानेगा?
और फिर उनके पास सबूत भी क्या है कि वह उनका बेटा है? वो फिर आएंगे? हाँ, कहा तो ऐसा ही था। कह रहे थे कि मेरे हाथ की चाय पीने ज़रूर आएंगे। रामनाथ ने कहीं खोए खोए से जवाब दिया। तो कल से मैं भी बैठूंगी दुकान पर। जिस दिन सरजू आएगा उसके आगे हाथ जोड़ दूंगी और बताऊंगी उसे कि वो मेरा बेटा है। पागल हो गई है क्या तू? वो तो हमारी भाषा भी नहीं जानता। अब ये बेवकूफ़ी मत करना तू। थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही। अंततः भागीरथी की ममता के आगे रामरथ हार गया। उसने भागीरथी को दुकान में बैठने की इजाज़त दे दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि सरजू को देखने के बाद भी वो कुछ नहीं कहेगी। और अगले ही दिन से सुबह सुबह काम निपटा कर भागीरथी रामरथ के साथ चाय की दुकान पर जाने लगी। रामरथ भी भागीरथी की फुर्ती को देखकर आश्चर्यचकित था। सुबह सुबह मुंह अंधेरे उठकर भागीरथी चटपट चाय नाश्ता बनाकर 4 रोटी पोटली में भी बांध देती। पुत्र से मिलन की आस ने इस जिंदा लाश में भी प्राण फूंक दिए थे। रामरथ उसकी फुर्ती देखकर कभी कभी घबरा उठता। अगर छात्रों का वह दल उस रास्ते नहीं आया तो कहीं भागीरथी अब इस बुढ़ापे में पागल ना हो जाए। दुकान में बैठकर भी उसकी आंखें उस ओर लगी रहती जिधर से उन लोगों को आना था। बार बार रामरथ से पूछती कि वह कब आएंगे। रामरथ झल्ला जाता। मुझे क्या पता कब आएंगे? मुझे बताकर गए थे क्या? भागीरथी सहम जाती, पर फिर दुगने उत्साह से रास्ता निहारने लगती। लेकिन शाम होते होते वह उदास हो जाती। अब ठंड भी अधिक पड़ने लगी थी। ऊंची चोटियों पर भी हिमपात हो चुका था। रामरथ दुकान जल्दी बंद करना चाहता था। वैसे भी शाम को ग्राहक न के बराबर होते थे, पर भागीरथी ऐसा करने ना देती। बर्फीली हवाओं के तीर सहती भागीरथी नाक सिकोड़ती वहीं चूल्हे की ताप के सहारे बैठी रहती। उसकी तपस्या एक दिन सफल हो ही गई। छात्रों का दल वापस लौटकर वहीं चाय पीने रुका। रामरथ ने दूर से ही उन्हें आते देख लिया था। 10-12 लड़कों के झुंड में उसने सरजू को तो दूर से ही पहचान लिया था। वह चुप ही रहा। अपने संदेह की पुष्टि वह भागीरथी से करना चाहता था। लड़के नजदीक आ गए। रामरथ ने भागीरथी को कनखियों से देखा। भागीरथी एक टक उस विदेशी छात्र को निहार रही थी। बाबा चाय पिलाओ, देखो हमने कहा था ना कि हम लौटते हुए जरूर आएंगे। भारतीय छात्र ने दहकती हुई अंगीठी के पास खड़े हो अपने दस्ताने उतारे और आग की तपन महसूस करने लगा। सरजू, भागीरथी की फुसफुसाती आवाज आई तो छात्र का ध्यान उसकी ओर गया। अम्मा क्या कह रही हो? वह छात्र कुछ ज्यादा ही बातूनी था। कुछ नहीं बेटा, बूढ़ी हो गई है इसलिए बड़बड़ाती रहती है। भागीरथी कुछ बोले इससे पहले ही रामरथ बोल पड़ा, लेकिन भागीरथी ने जैसे कुछ न सुना। वह तो एक टक सरजू को निहार रही थी। वही आंखें, वही चेहरा, ठुड्डी पर तिल, वही मुंह तिरछा कर मुस्कुराने की आदत। भागीरथी को लगा वह पागल हो जाएगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा आपकी तबीयत खराब है क्या? भागीरथी की स्थिति देखकर दूसरा छात्र बोल पड़ा। भागीरथी जैसे नींद से जागी। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। सामने खड़े सरजू की ओर देखा, फिर अपनी ओर देखा। कहाँ ये सरजू और कहाँ वह लोग? 3 वर्ष तक उन्होंने भी उसे पाला और अब वे पाल रहे हैं। गोरा चिट्टा हष्टपुष्ट, चेहरे पर लालिमा। क्या वह दे पाते उसे ऐसी जिंदगी? नहीं, कभी नहीं। उनके पास होता तो हो सकता था आज इस चाय की दुकान पर ही बैठा होता। बेटा इस लड़के से पूछो कहाँ से आया है और इसके माँ बाप क्या करते हैं। भागीरथी ने सरजू की तरफ इशारा किया। और फिर दोनों के बीच क्या बात हुई यह तो रामरथ और भागीरथी किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन जो कुछ भी उन्हें बताया गया उसने रामरथ और भागीरथी के मन में यह प्रमाणित कर ही दिया कि यह विदेशी छात्र उन्हीं का बेटा है। उस युवक को यह तो पता था कि वह अपने माता पिता की जैविक संतान नहीं है। उन्होंने उसे भारत के मुंबई शहर से गोद लिया था, लेकिन इसके अलावा वह अपने जन्मदाता माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके पिता नीदरलैंड के अच्छे व्यवसायी थे और यदा कदा अपने व्यवसाय के सिलसिले में भारत आते रहते हैं। वह भी उनके साथ आता है, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार आया है। भागीरथी आगे बढ़ी। रामरथ के मन में डर समा गया। पता नहीं क्या करने वाली है ये। उसने उसे रोकना चाहा, लेकिन जुबान ने साथ न दिया। भागीरथी सरजू के पास आकर खड़ी हो गई। कपकपाता हाथ उसके सिर पर रख दिया। आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले। आंखें धुंधलाईं तो उन्हें पहुंच लिया ताकि अपने सरजू को ढंग से देख सके। साथ आए सारे युवक हैरान थे, परेशान थे। क्यों कर रही हैं ये ऐसा व्यवहार? सभी के मन में यही सवाल था। फिर आना बेटा।
भागीरथी ने कपकपाते स्वर में कहा। भागीरथी की बात सुनकर रामरथ ने चैन की सांस ली और भारतीय छात्र ने एक बार फिर दोभाषीय का काम किया। जरूर आऊंगा, अपनी ही भाषा में कहकर युवक हाथ हिलाता हुआ पगडंडियों पर उछलता कूदता थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो गया। भागीरथी प्रस्तर मूर्ति बनी, जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। जीवन एक बार फिर पुराने ढर्रे पर चल निकला। लेकिन एक अंतर भागीरथी के जीवन में जरूर आ गया था। अब वह रोज पति के साथ चाय की दुकान पर बैठने लगी। आखिर उसका बेटा फिर आने को जो कह गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।